नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश इस समय कोरोना, आतंकवाद और चीन के कुछ कुछ हमले, कुछ कुछ घुसपैठ के साथ परेशान है। संकट चल रहा है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक नई बहस शुरू की है अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ जो रहे हैं निकोलस बर्न। उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत का जो डीएनए है वो टॉलरेंस कर रहा है, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा। क्या कांग्रेस की चिंता राष्ट्र की चिंता से अलग है? राष्ट्र से ज्यादा उनको इनटॉलरेंस को लेकर चिंता है? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मनीष तिवारी जी मौजूद हैं। मनीष तिवारी इस समय आनंदपुर साहब से सांसद हैं। उससे पहले वो 2009 से 2014 तक लुधियाना से सांसद रहे। मनमोहन सिंह सरकार में आईएनबी मिनिस्टर यानी सूचना प्रसारण मंत्री रहे। उससे पहले वो 1988 से लेकर 93 तक एनएसयूआई के अध्यक्ष और 98 से 2000 तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत दमदार आवाज उन्हें माना जाता है कांग्रेस के। जब भी कांग्रेस का सरकार का मुकाबला होता है तो मनीष तिवारी जी की आवाज जो है सरकार को परेशान करती है। पिछले दिनों जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल जब आया था तो उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ एक बड़ी तकरीर की थी। एक डिबेट आपकी दिसंबर 9, 2019 की है जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर। उस समय भी आपने बड़ी जोरदार तरीके से बात रखी थी अपनी और विरोध किया था बिल को लेकर। लेकिन मुझे कहा बीजेपी के लीडर्स ने कि साहब मनीष जी को बताइए कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। ये बिल तो आपने पास करवाया, आपके नेता जो है इसको लेकर डिमांड करते रहे। पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पहले बना हुआ था वो भी कांग्रेस ने बनवाया था। फिर आपको याद होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसके लिए लगातार दबाव बना रहे थे। फिर होम मिनिस्टर साहब ने आप जैसे समझदार लोगों को समझाया कि भाई इसका नुकसान हिंदुस्तान के किसी सिटीजन को नहीं है, फिर भी आप लोगों को बरगला रहे हैं। आप कम से कम जानते हैं सच। सच ये है कि जो बिल है अब तो वो कानून बन गया और उसको चुनौती दी हुई है भारत की सबसे ऊंची अदालत में। वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक और उसका कारण ये है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, भारत के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में धर्म आधार नहीं हो सकता नागरिकता का, चाहे वो टेरिटोरियल हो और चाहे वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का हवाला देते हैं जब वो विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में। उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर अपनी बात रखी थी। अगर आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि धर्म के आधार के ऊपर आप नागरिकता दीजिए। उन्होंने ये कहा था कि जो लोग परसिक्यूटेड, जो उन परसिक्यूटेड लोगों को आपको नागरिकता देने की जरूरत है और उसका प्रावधान ऑलरेडी भारत के सिटीजनशिप एक्ट में है। वैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे खतरा है? मुझे साफ साफ बात बताएं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के संविधान को इससे खतरा है, क्योंकि आप संविधान का मूलभूत आधार बदलने जा रहे हैं। क्योंकि भारत के संविधान का जो एक पंथ निरपेक्ष कैरेक्टर है आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता का या धर्म निरपेक्षता का जिक्र 1974 में हुआ था जब उसको प्रियम्बल में शामिल किया गया था। उसका जिक्र तो जब संविधान बना था 1950 में, तभी धारा 25 जो भारत की संविधान की है उसमें उसका साफ तौर पर जिक्र है। और मैं आपको इसके प्रैक्टिकल वो बताता हूँ कि आप जब कानून बना रहे हैं तो क्या आप 3 मुल्कों के लिए जो आपके पड़ोस में, आप बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, क्या 3 मुल्कों के लिए आप विशेष कानून बनाएंगे? मुझे आप विजय जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। क्या जो अहमदिया समाज जिसका गुरदासपुर में, कादिया में सबसे बड़ा धर्म स्थान है, क्या वो पाकिस्तान में परसिक्यूटेड नहीं है? क्या जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम
राइट विंग फंडामेंटलिस्ट सुन्नी क्लेरिक्स हैं, क्या वो शिया को मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते? सरकार कह रही है ना कि किसी को भी हम दे सकते हैं नागरिकता, किसी का विरोध तो नहीं कर रहे। तो जब आप किसी को दे सकते हैं तो फिर आपको ये संशोधन लाने की जरूरत क्या है? जब अगर कोई परसिक्यूटेड है और वो आपकी शरण मांगता है, और इनफैक्ट ये जो कानून है, और मैंने गृह मंत्री को ये कहा भी था और गृह मंत्री का उसके पास जवाब नहीं था, ये जो कानून है दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिफाउलमेंट। आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर दस्तखत किया है, और उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ रिफाउलमेंट है वो उसका एक बहुत अटूट अंग है, और उसमें ये कहा गया है कि जब कोई शरणार्थी आपकी शरण मांगेगा तो आपका उसका धर्म, उसका मजहब, उसकी जात नहीं देखेंगे। अगर उसकी जान को खतरा है जहां से वो आया है तो आप उसको शरण देंगे। तो सरकार इसके लिए मना नहीं कर रही है। खैर, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सरकार की बात बहुत हो गई, थोड़ी सी पार्टी की चर्चा करते हैं। पार्टी में क्या हो रहा है सर कि अभी मैं देख रहा था काफी दिनों से चर्चा हो रही है अध्यक्ष को लेकर। फिर अभी कल संजय झा साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि असुरक्षा की भावना आ रही है, लीडरशिप को लेकर जो चेंज होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ। उससे पहले शशि थरूर साहब ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, संदीप दीक्षित आपके मित्र हैं, उन्होंने कहा। क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस जो है नेहरू गांधी परिवार के मोह को नहीं छोड़ पा रही? इज इट ए फिक्स ग्लू फॉर द कांग्रेस? देखिए, मैं आपके सवाल का सीधा दो टुक जवाब दूं। मई 2019 में जब हम दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हारे तो श्री राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। बहुत लोगों का यह मानना था कि श्री राहुल गांधी 5 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 2018 जनवरी, तो उनका जो कार्यकाल था वो 2022 तक, और उनको अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए, ये पार्टी में एक आम राय थी। पर वो अपनी बात के ऊपर कायम रहे। 2 महीने तक लोगों ने कोशिश की। उसके बाद जब पार्टी के भीतर एक बातचीत हुई तो एक आम राय ये बनी कि श्रीमती सोनिया गांधी जो 20 साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही, 1998 से लेकर 2018 तक, उनको ये रिक्वेस्ट किया जाए कि आप इंटरिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के बन जाएं, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति देश में बनी, 370 को लेकर, फिर सीए को लेकर, और फिर ये कोविड-19 की महामारी आ गई, तो पार्टी का जो इंटरनल डायनामिक है उसके ऊपर फोकस करने का किसी को समय नहीं मिला। पर ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी में एक ये आम धारणा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक और एक बहुत ही विवेक के साथ, एक बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से कांग्रेस की अध्यक्षता की, आज भी वो यूपीए की चेयरपर्सन है, उनके हाथ में बागडोर देना उस समय उचित था। ये एक आम धारणा है पार्टी। लेकिन ये क्यों डर है आपको कि गैर नेहरू गांधी परिवार का अध्यक्ष कांग्रेस को नहीं चला सकता? आपने भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखा? 98 से अब तक वो 6 अध्यक्ष बनाकर, बदलकर, हर बार नया अध्यक्ष लेकर बहुत आगे चढ़ गए हैं। वो 1984 में जो पार्टी 2 पे थी वो आज 303 पर पहुंच गए, नए नए अध्यक्ष लाकर, नए एक्सपेरिमेंट करके। आप उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा है विजय जी कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में गैर गांधी नेहरू अध्यक्ष नहीं रहे। श्री नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, श्री सीताराम केसरी जी अध्यक्ष रहे, और 2004 में जब पूरी यूपीए ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी को यूपीए का प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट चुना, तो अगर मिसेस गांधी चाहती तो वो भारत की प्रधानमंत्री हो सकती थी, पर उन्होंने अपने विवेक से ये फैसला किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, और कांग्रेस ने 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की रहनुमाई में यूपीए की सरकार चलाई। तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को
किसी पद से लोभ है। पर एक कांग्रेस पार्टी में एक आम राय है, वो से ज्यादा कांग्रेस को डर है। सर मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि पिछले 72 साल में से 38 साल हो गए, अब 38 साल नेहरू गांधी परिवार का आदमी अध्यक्ष रहा। कुल मिलाकर जो हमारे 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें से नेहरू गांधी परिवार ने 7 में से 4 बार जीते, जबकि गैर नेहरू गांधी परिवार के जो लोग अध्यक्ष रहे उनमें से 7 में से 4 बार जीता और नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने 10 में से 6 इलेक्शन जीते। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस तरह से 1957 में देवर से लेकर और नरसिम्हा राव तक और सीताराम केसरी तक कांग्रेस के अध्यक्षों ने जो नॉन नेहरू गांधी रहे हैं उन्होंने भी जीता है। मैं कहता हूँ मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, संदीप दीक्षित, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत सारे लोग हैं जो क्यों नहीं ये जिम्मेदारी ले सकते। इतने नौजवान लोग हैं, आप जैसे लोग। देखिए ऐसा है विजय जी, ये कोई जिम्मेदारी किसी की इंडिविजुअल प्रेफरेंस तो है नहीं जी। एक पार्टी लोगों की एक आम राय से चलती है, और जब कांग्रेस पार्टी में ये आम राय है कि श्रीमती सोनिया गांधी को कंटिन्यू को इंटरिम प्रेसिडेंटशिप दी जानी चाहिए, या इस पार्टी में जो आम राय है कि शायद क्या कहते हैं श्री राहुल गांधी को दोबारा से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तो ये वास्तविकताएं, ये इंटरनल डायनामिक्स हमारी पार्टी की हैं। और ये नहीं है कि इसमें कोई चापलूसी या कोई चमचागिरी या कोई चाटुकारिता है। वास्तविकता ये है कि बहुत लोग पार्टी में कोई लीडर नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस में जो नेशनल। देखिए ऐसा नहीं है कि और लीडर नहीं, पर ऐसा मानना है कि भाई जहां तक कांग्रेस पार्टी को चलाने का सवाल है तो शायद जो वाइडेस्ट पॉसिबल कंसेंसस इनके नाम के ऊपर बनता है, और ये एक वास्तविकता है। इससे आप भागना चाहें, इसको आप परिवारवाद कहें, इसको आप और कोई संज्ञा दें, तो आप मैं तो आप पर बात कर रहा हूं कि 2014 2019 दो लगातार बड़े आम चुनाव आपने हारे और कांग्रेस अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। आप राजीव गांधी जी के साथ आपने काम किया है, 414 पर 400 से ऊपर आपके पास सीटें थी, आज 44 और 52 पर आप पहुंच गए। तो मतलब लीडरशिप सक्सेसफुल रेट तो नहीं है उनकी, उसके बाद भी आप बदलना नहीं चाहते। देखिए विजय जी, आपकी बात सही है कि 2014 और 2019 के चुनाव में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है। उसका कारण क्या सिर्फ लीडरशिप है कि उसके और कारण हैं, और मैं सदा से ये कहता आया हूँ कि इसके ऊपर एक बहुत ही व्यापक विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि आप अगले आम चुनाव की तैयारी अच्छे तरीके से, और खासकर देश में जिस तरह की परिस्थिति बन गई है, जिस तरह का गवर्नेंस डेफिसिट एक्सपोज हुआ है पिछले 75 दिनों में, आप एक वाइबल ऑल्टरनेटिव बनने की जो इस देश में एक वैक्यूम है उसको आप पूरा कर सकते हैं बनस्पत की एक आप बहुत सही और ब्रूटल विश्लेषण करके कि हम कहाँ पे गलत रहे गए, उसको हम सुधारने की, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। आप विश्लेषण की चर्चा हमेशा करते हैं, आपने कई बार पचमढ़ी का जिक्र किया है कि 1998 में जो पचमढ़ी में कांग्रेस ने तय किया उस रास्ते से डिविएट किया है, ये सच है। कांग्रेस ने तो उस समय 1998 में एकला चलोरे की बात की थी, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता है। उसमें जो सबसे बड़ा इशू था वो है सेक्युलरिज्म का। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो खुद का सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उससे डिविएट नहीं किया आपने? आप एक जमाने में माइनॉरिटीज और दलित और पिछड़ों की पार्टी आवाज माने जाते थे, आज आप जनेऊ ब्राह्मण बनने की तैयारी में लगे रहते हैं, यही दावा करते रहते हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। देखिए आपने एक बहुत संवेदनशील मुद्दे को छेड़ा है, और मैंने 2017 में गुजरात चुनाव के बाद हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा था, और उसमें मैंने साफ तौर पे ये कहा था कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उनकी जो धर्मनिरपेक्षता की कंसेप्शन थी वो सर्वधर्म संभाव नहीं थी। उनकी कंसेप्शन थी सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड द स्टेट।
और एक धार्मिक मुल्क में, एक आध्यात्मिक मुल्क में, जिसमें लोग धर्म के प्रति और अलग अलग धर्म के प्रति बहुत अटूट आस्था रखते हैं, उसमें सरकार को धर्म से कैसे अलग रखा जाए, तो उन्होंने एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म जिसे कहते हैं वो भारत के संविधान की स्कीम में इंपोर्ट किया। मेरा ये मानना है कि जब आपने, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं भारत देश की बात कर रहा हूं, जब आपने उस सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट को रीइंटरप्रेट किया और उसको सर्वधर्म संभाव की संज्ञा दी, यू स्टार्टेड डाउन अ वेरी स्लिपरी स्लोप। और इसलिए ये कुछ जो विचारात्मक, जो मैं विश्लेषण की बात करता हूं, ये जो कुछ बुनियादी विचारात्मक मुद्दे हैं, इन विचारात्मक मुद्दों के ऊपर पार्टी के बीच एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। मतलब मुझे जो समझ आई, मेरी समझ कम है, आप जितने विद्वान लोग हैं, कि ये समझ आ रही है कि मनीष तिवारी जी जो समझते हैं कि कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट था उससे वो अलग हटी है, पहली बात। दूसरे फैक्ट हुआ कि कांग्रेस ने 2014-2019 का चुनाव हारा, कई राज्यसभा विधान राज्यों के चुनाव हारे। तीसरा हुआ फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, परसेप्शन की बात नहीं कर रहा। गुजरात में कांग्रेस टूटी, मतलब एमएलए चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी को आजकल नींद नहीं आ रही है राज्यसभा चुनाव होने तक, तो वहां पर भी कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको पार्टी में भरोसा नहीं था। ये सब क्या आप लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं मानते? और अगर ये जिम्मेदारी है फिर भी आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि जो पंथ निरपेक्षता की या सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की रीइंटरप्रिटेशन है, वो रीइंटरप्रिटेशन ना तो 2014 में हुई ना 2019 में हुई, वो सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया। और उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार नहीं है, उसमें जो बाकी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं या जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील पार्टियां हैं, वो भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। किसी समय अगर आप इसके ऊपर एक स्टैंड अलोन चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 1950 से लेके जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है कि किस तरह से ये डाइल्यूशन हुई और उसके क्या परिणाम भारत में हुए। जहां तक रही एमएलए खरीद फरोख्त की बात, मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि जिस तरह से चीन के आक्रमण को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल इमोरलिटी है उसको नॉर्मलाइज करने की, और खासकर कुछ मीडिया के सेक्शंस हैं जो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं। आपको याद होगा यही देश था और यही मीडिया था जब आया राम गया राम के ऊपर इतना ज्यादा हंगामा होता था। जब कोई एमएलए फ्लोर क्रॉस करता था तो उसकी इतनी तीखी आलोचना की जाती थी, उसको ऑलमोस्ट एक आउटकास्ट कर दिया जाता था। और ये उस समय कांग्रेस ने बहुत सरकारें बनाई थी सर, और मैं वही कह रहा हूँ, ने जब दल बदल कानून लाए थे तो वो अपनी सरकार बचाने के लिए लाए थे, दल बदल रोकने के लिए नहीं। आपको हिस्ट्री याद हो, मुझे याद है कि वो कानून राजीव गांधी सरकार के वक्त इसलिए लाया गया कि कहीं उनकी सरकार को या कांग्रेस की सरकारों की खतरे में ना आ जाए। ऐसा है विजय जी, आपकी परसेप्शन गलत है। जब श्री राजीव गांधी जनवरी 1985 में 10th शेड्यूल लेके आए, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, उस समय उनके पास 406 सीट थी लोकसभा, और उनकी सरकार या कोई कांग्रेस की सरकार गिरने का कोई अंदेशा या खतरा नहीं था। तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था क्योंकि पूरे 70 के दशक में और 80 के दशक में जो पहले साल थे, एक सिविल सोसाइटी का, एक मीडिया का इस पॉलिटिकल इमोरलिटी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ था। पर उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक जब एनडीए भाजपा की सरकार, या 20 तक एनडीए भाजपा की सरकार ये राजनीतिक अनैतिकता करती है
तो उसको चाणक्य नीति की संज्ञा दी जाती है। ये किस तरह की के न्यू नॉर्मल्स हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं इस देश में कि जो भी काम गलत होता है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की जाती है। अगर चीन भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो सरकार की तरफ से बयान आता है कि भाई ये तो परसेप्शन का फर्क है, वो अपनी परसेप्शन लाइन तक आ रहे हैं। अगर वो सरकार गिराते हैं विपक्ष की तो ये कहा जाता है कि ये चाणक्य नीति है। ये देखिए, बीजेपी कहती है कि आपके पास हक नहीं है। कांग्रेस ने तो कितनी सरकारें तोड़ी हैं, कितने राज्यपालों का इस्तेमाल किया है, आपको पता है। कितनी धारा 356 लगा के सरकारें बर्खास्त की है, ये सब भी आपको पता है। कितना एंटी डिफेक्शन हुआ है। तो अब आप कहते हैं लोग है ना, इस पर आप पर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी को लेकर कोई ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं। तो विजय जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 356 का प्रयोग करके कथाकथित तौर पर सरकारें तोड़ी, तो आपके हिसाब से क्या वो सही था कि गलत था? गलत था ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर वो गलत था तो जो आज हो रहा है वो ठीक है? वो भी गलत है, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप कहेंगे तो इसलिए ये इस आज उसको रैशनलाइज करना, ये कह के कि आपने तब ये किया था तो आज हम ये कर रहे हैं, तो ठीक है। फिर अगर यही न्यू नॉर्मल है भारत की सियासत का, तो ये सियासत का चक्का तो घूमता रहता है। और जब बागडोर किसी और के हाथ में आएगी और वो ये काम करना शुरू करेंगे तो फिर आपके कितने चीखे चलाइएगा नहीं कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो ठीक है, जब लाठी आपके हाथ में है तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी समय अगर लाठी दूसरे के हाथ में चली जाएगी तो फिर परिस्थितियां बदल सकती। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं कर लूं, वक्त कम है। आपके साथ बात करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपसे इतना ज्ञान मिलता है। एक ट्वीट ज्ञान आपसे मिलता है। नहीं, आपका ट्वीट है 10 मार्च 2020 का, जिसमें आपने लिखा कि एक शेर लिखा, जितने नामाकूल थे सब हुक्मरान हो गए और जितने नमक हराम थे सब कप्तान हो गए। मुझे नहीं पता कि क्यों लिखा था, लेकिन क्या आज भी ये कांग्रेस के लिए लागू हो रहा है? देखिए, ये कांग्रेस के संदर्भ में नहीं लिखा गया था। 10 मार्च को के आसपास जो घटनाक्रम हुआ था, अगर आप उसको संज्ञान में लें तो उस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। तो अगर आप वापस जाकर, क्योंकि कोविड के कारण हम लोग सारे इतने ज्यादा इस चीज में मसरूफ हो गए, पर कोविड से एकदम पहले जो घटनाक्रम हुआ था और जिसके कारण सरकार का कोविड के ऊपर ध्यान नहीं था, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई थी, मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं को अगवा किया गया था, ये उस संदर्भ में लिखा हुआ ट्वीट था। तो हर चीज कॉन्टेक्चुअलाइज करनी जरूरी है, क्योंकि इसीलिए शायद ट्विटर ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, शायद आपको जानकारी होगी उसकी। उसको फ्लीट्स कहते हैं कि भाई वो ट्वीट की तरह परमानेंट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप और खासकर पॉलिटिकल लोग या जर्नलिस्ट अगर ट्वीट करते हैं तो फिर आप और मेरे जैसा कोई 2006 का ट्वीट निकाल लाएगा और कहता है कि देखिए जी, आपने तो 2006 में ये कहा था, अब आप 2020 में ये क्यों कह रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। लेकिन आपसे एक बात समझ आई बहुत मजे के साथ कि कांग्रेस को लीडरशिप चेंज हो या ना हो, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और जो मेजर इश्यूज हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और आपके इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश में इंडिपेंडेंट मीडिया की बहुत जरूरत है और मुझे इस बात की खुशी है कि आशुतोष जी ने, आप सब ने इकट्ठे होके ये पहल की है, क्योंकि जिस तरह से इस देश के मीडिया का हाल हो गया है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की शायद इस देश में 1947 से लेकर आज तक इतनी जरूरत नहीं थी जितनी जरूरत आज। आई विश यू ऑल थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। सत्य हिंदी देखते रहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुभकामनाएं। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।